सो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। आज के इस वन शॉट रिवीजन में हम केवल उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि हम फालतू को चीज़ों को करेंगे इग्नोर और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल उन्हीं को इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये जो वन शॉट रिवीजन है ये बहुत ही मिनिमाइज करके, यानी कि जितना कम समय हो सकता है उतने कम समय के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज अगर आप एग्जाम के पहले क्विक रिवीजन करना चाहें तो आप इस वीडियो को फटाक से देख सकते हैं और अपना रिवाइज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं टाइम हमारे जो टॉपिक नंबर 1 है उसकी तरफ, जो कि है हमारा मनी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना है। ऑल्सो कोई डाउट है, कोई रिकमेंडेशन है, कोई फीडबैक है तो आप कॉमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे कॉमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो हैंड रिटन नोट्स ही आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के रूप में मिल जाने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। ऑल्सो एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा रिवीजन इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी क्या होता है हमारा? मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ऑल्सो एक्ट एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। यानी कि ये क्या क्या बातें बोल गया। मनी हमारा क्या होता है? एनीथिंग। मनी कैन बी एनीथिंग जिसको हम क्या एक्सेप्ट कर सके, एक मीडियम की ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट हो, यानी कि हमें कोई चीज़ें एक्सचेंज करनी, कोई चीज़ें हमें चाहिए तो हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज उस चीज़ को यूज़ कर सके, तो वो हमारा मनी का डेफिनेशन के अंडर में आ जाता है। और इसका क्या एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक नेचर होना चाहिए जो कि हमारा कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होना चाहिए, यानी कि उससे हम चीज़ों की वैल्यू को मेज़र कर पाएँ या फिर वैल्यू को स्टोर कर पाएँ। या फिर एक स्टैंडर्ड हो डेफर्ड पेमेंट्स का, यानी कि पेमेंट करने का एक स्टैंडर्ड हो जाए, उसको हम मनी कहते हैं। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई हमारा क्या होता है? एक टॉपिक जो है हमारा मनी सप्लाई, टोटल ऑफ मनी। टोटल ऑफ मनी, मनी में क्या क्या आता है? करेंसी नोट्स आता है, कॉइन्स आता है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स आता है। ये तीन चीज़ें हमारी मनी के अंडर में आती हैं। इन सर्कुलेशन हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी जो हमारी मनी है वो जो हमारे लोग हैं कंट्री के उन्होंने जो होल्ड किया हुआ है, यानी कि हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी पब्लिक ने जितना होल्ड किया है उसको हम मनी सप्लाई का नाम देते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या कहते हैं हमारा? इन इंडिया आरबीआई यूजेस 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। इंडिया में हमारे 4 मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के, M1, M2, M3, M4। ये M4 आपको वो पबजी वाला M4 नहीं है, ये मनी सप्लाई का मेजरमेंट करने वाली चीज़ है। अब हमारा आता है 2 प्रकार के अप्रोच होते हैं जिसको मनी सप्लाई में हम मेज़र कर सकते हैं। पहला होता है हमारा एक नैरो अप्रोच, दूसरा होता है हमारा ब्रॉड अप्रोच। नैरो अप्रोच क्या कहते हैं हमारा? इन अ नैरो अप्रोच वी इंक्लूड ओनली लिक्विड एसेट्स विच आर इजिली एक्सेप्टेबल फॉर पेमेंट्स। इट इंक्लूड्स M1 एंड M2। यानी कि नैरो अप्रोच में वो चीज़ें आती हैं जो हमारी लिक्विड एसेट्स की तरह होती है, जिनको हम आसानी से हम यूज़ कर पाए, यानी कि ईजिली एक्सेप्टेबल फॉर पेमेंट्स, यानी कि आसानी से पेमेंट्स के लिए एक्सेप्टेबल हो जाए। इसमें हमारा M1 आता है और M2 आता है। ब्रॉड अप्रोच क्या होता है? जो हमारा सेकेंड वाला है उसमें रिफर्स होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स। यानी कि हमारा जो ब्रॉड अप्रोच है, ब्रॉड अप्रोच में हमारी करेंसीज आ जाती हैं जो कि हेल्ड बाय किसके द्वारा है? पब्लिक ने जो करेंसीज हेल्ड करी हैं, जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं और जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, ये हमारी सारी चीज़ें ब्रॉड अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई में आ जाती हैं। इसके अंदर हमारा M3 आता है और M4 आता है। अब हमारे कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, आप जब M1, M2, M3 ये सब कैलकुलेशन इसका देखेंगे तो उसमें आता है जैसे C आता है, DD आता है, OD आता है। ये सारी चीज़ें क्या है इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। करेंसी विद पब्लिक या फिर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, इसको आप कह सकते हैं करेंसी हेल्ड है वो हेल्ड। C में क्या आता है? करेंसी विद पब्लिक। करेंसी ऑफ अ कंट्री इज इशूड आइदर बाय द गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल बैंक। इट इज़ कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। यानी कि करेंसी क्या होती है? ऐसी जो हमारी फॉर्म ऑफ मनी जो कि हमारी गवर्नमेंट इशू करे या फिर जो हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक है वो इशू करे। हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो वो हमारी देश में क्या करते हैं? करेंसी जो होती है, नोट्स होती है, कॉइन्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को इशू करता है और इसको हम लीगल टेंडर मनी भी कह सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स DD ये क्या होते हैं? पब्लिक डिपॉजिट्स विद बैंक
while which public may withdraw at any time or on demand बैंक हैज़ टू पे इट। यानी कि जो आप बैंक के पास पैसा जमा करवाते हो और कहते हो भैया जब भी मैं मांगूंगा आप मुझे ये पैसा दे दोगे, वो सारी चीज़ें हमारी डिमांड डिपॉजिट, जैसा नाम वैसा काम, डिमांड, यानी कि जब आप मांगोगे तब आपको वो पैसा दे दिया जाएगा और बैंक को, यहाँ लिखा हुआ है बैंक हैज़ टू पे इट, यानी बैंक को देना ही पड़ेगा आपको वो पैसा ऑन डिमांड। लेकिन अदर डिपॉजिट्स में ओडी, ये क्या होता है हमारा, ओडी एक ओवरड्राफ्ट भी कहा जाता है लेकिन वो अदर चीज़ होती है। यहाँ पे ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट्स। These डिपॉजिट्स इंक्लूड, क्या क्या आता है इन डिपॉजिट्स में, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद आरबीआई, यानी कि जो हमारी पीएफआई जो हमारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं आरबीआई के साथ जो भी उन्होंने डिमांड डिपॉजिट किया वो हमारा इंक्लूड होगा। सेकंड क्या आएगा हमारे, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद आरबीआई, यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक वाली है और जो इंटरनेशनल वाली दोनों जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने जो भी डिमांड डिपॉजिट हमारी आरबीआई के साथ करवाया है वो हमारी अदर डिपॉजिट्स के अंडर में आ जाएगा। थर्ड वन हमारा क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स विद आरबीआई, यानी कि जो फॉरेन गवर्नमेंट और जो हमारी सेंट्रल बैंक्स उन्होंने आरबीआई के साथ जो भी डिमांड डिपॉजिट्स रखवाया है उसको हम अदर डिपॉजिट्स के डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेंगे। लास्ट वन हमारा आता है टीडी। टीडी क्या होता है हमारा, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, दोज डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद बैंक विच कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ दैट पीरियड फॉर विच इट हैज़ बिन डिपॉजिटेड विद बैंक। जैसे आपको फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स एफडी वगैरह करवाते होंगे फंड्स वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि आज 6 साल 10 साल 12 साल 20 साल उसके लिए करवाया जाता है कि जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब बैंक आपको वो पैसा लौटा देगी। अगर उससे पहले आप करवाते हो तो आपको कुछ पेनल्टी बैंक चार्ज कर लेती है। स्टॉक ऑफ मनी क्या कहलाता है यहाँ पे, इफ़ द सप्लाई ऑफ मनी स्टडीड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड स्टॉक ऑफ मनी, यानी कि अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप सप्लाई ऑफ मनी को मेज़र करोगे या फिर स्टडी करोगे तो आपका स्टॉक ऑफ मनी कहलाएगा। फ्लो ऑफ मनी क्या कहता है, वाइल द सप्लाई ऑफ मनी इज़ कंसिडर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो इकोनॉमिक्स में भी हमारा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, सेम चीज़ यहीं पे भी है। स्टॉक ऑफ मनी पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो ऑफ मनी पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक महीने में कितना सप्लाई ऑफ मनी रहा या फिर एक साल में कितना सप्लाई ऑफ मनी रहा तो वो हुआ हमारा फ्लो ऑफ मनी। अगर कह रहे हैं आज की डेट में कितना सप्लाई ऑफ मनी रहा तो वो हुआ हमारा स्टॉक ऑफ मनी। हाई पावर्ड मनी और रिजर्व ऑफ मनी क्या हमारा कहलाता है, इट इज़ द सम ऑफ, यानी कि इसमें दो चीज़ें इंक्लूड करती है हाई पावर्ड मनी में। पहला होता है हमारा करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी कि जो करेंसी हमारी पब्लिक रखी है, और दूसरा होता है हमारा कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक, यानी कि जो बैंक कैश रिजर्व्स होते हैं। ये दोनों चीज़ों का अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा हाई पावर्ड मनी या फिर रिजर्व मनी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे आ जाता है जो है हमारा फंक्शंस ऑफ मनी, यानी कि मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है एंड मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको रट के कह लो, समझ के कह लो, लेकिन इसको पढ़ के ज़रूर जाना है। सबसे पहले हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि सिंपल सी बात, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें मैं ऐसे ही बता देता हूँ। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ कि इसको हम जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है हमारी मनी को, यानी कि हम जहाँ चाहें जब चाहें इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए हो और मैं आपको ये करेंसी पकड़ा रहा हूँ तो वो चीज़ आप बदले में मुझे दे दो, हाँ मान कि उसकी कोई वैल्यू होगी तो उतनी ही करेंसी मैं आपको दूंगा, जितनी उसकी वैल्यू होगी उतनी आप मुझको दे दोगे। तो करेंसी क्या करता है, कहीं ना कहीं चीज़ों की वैल्यू को भी मेज़र कर देता है। एक स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट भी हमारा एक बन जाता है और ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी भी इसकी हो जाती है। सेकेंड वन इज मेजर ऑफ वैल्यू, जो मैंने कहा कि मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट या फिर कॉमन मेजर वैल्यू इसको आप कह सकते हैं। इट सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ विच द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर मेजर्ड एंड एक्सप्रेस, यानी कि जितनी भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उसको मनी की ही वैल्यू में, मनी के ही टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। When value of commodity is expressed in money, it is known as price, यानी कि जब किसी हम commodity यानी कि कोई गुड्स का या फिर सर्विसेज का या फिर कोई commodity है उसका जब हम कोई वैल्यू लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी तो हमारा वो प्राइस कहलाता है, यानी कि वो उतना उसका प्राइस है। अब कंज्यूमर कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव परचेज इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि टर्म्स ऑफ मनी में ही कंज्यूमर अल्टरनेटिव परचेज करते हैं। यानी कि मुझे आईफोन लेना चाहिए या फिर एंड्रॉयड फ़ोन लेना चाहिए, वो आईफोन ज़्यादा महंगा आ रहा है, ये एंड्रॉयड सस्ता आ रहा है, फीचर्स क्या क्या डिफरेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है हम टर्म्स ऑफ मनी में कर रहे हैं कि यानी कि वो महंगा आ रहा है, ये सस्ता आ रहा है, किस बेसिस पे हम करें कि यानी कि वो मान लीजिए ₹1,00,000 का आ रहा है, ये हमारा 50-60 हज़ार में आ जा रहा है अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन, तो वो सारी चीज़ें हम किसके टर्म्स में करें, इन टर्म्स ऑफ मनी में हम मेज़र कर रहे हैं।
थर्ड वाला हमारा क्या आता है, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे, मनी ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। पीपल कैन कीप देयर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जो लोग हमारी जो वेल्थ लगते हैं, यानी कि जो जायदाद होती है उसको इन टर्म्स ऑफ मनी में भी रख सकते हैं। मनी हेल्प्स अस टू स्टोर परचेजिंग पावर विथ विच कैन बी यूज एट एनी टाइम इन फ्यूचर टू परचेज, यानी कि जो हमारी परचेजिंग पावर होती है उसको मनी के रूप में स्टोर करके रख सकते हैं और उसको हम फ्यूचर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमें परचेज करना हो कोई चीज़ तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर इट सफर्स फ्रॉम द ड्रॉबैक दैट मनी वैल्यूज चेंजेस, मनी इज वैल्यू चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि एक इसका ड्रॉबैक, एक लिमिटेशन या फिर एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। इसका क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू ऑफ मनी होती है वो टाइम टू टाइम बेसिस पे उसकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होती जाती है, यानी कि मनी की वैल्यू कम होती जाती है या फिर चेंज होती रहती है। पीपल विश टू कीप अ पार्ट ऑफ देयर वेल्थ इन फॉर्म ऑफ मनी बिकॉज सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स इज़ वेरी डिफिकल्ट, यानी कि जो लोग हम अपनी सेविंग्स करते हैं, आप क्या देखते हो कि जैसे घर में हो गया, जो घर में जो फीमेल्स होती है, जो औरतें होती है घर की, तो क्या करती है कुछ पैसा अपने पास रखती हैं इन टर्म, अगर कोई इमरजेंसी आ गया तो उसमें वो यूज़ कर सकें। हालांकि मान लीजिए किसी गुड्स के रूप में भी कर सकती है कि जब समय आया तो उसको हम बेच देंगे, लेकिन गुड्स के केस में क्या है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कोई ऐसा गुड्स पता करना कि जिसको हम ईजिली एक्सेप्टेबिलिटी, जितने भी हमारी फीचर्स हैं मनी की, वो सारी चीज़ें कोई भी गुड्स मतलब फुलफिल नहीं करता, तो इसलिए मनी एक हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम कर देता है। फोर्थ वाला हमारा क्या कहता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, यानी कि डेफर्ड पेमेंट रिफर्स टू द पेमेंट दैट नीड्स टू बी मेड ऑन अ फ्यूचर डेट, यानी कि जो हमारे फ्यूचर में पेमेंट्स करने हो तो उसको हम डेफर्ड पेमेंट्स करते हैं। और एक ये जो हमारा मनी होता है ये एक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के रूप में भी काम करता है। अब हम बात करने वाले हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी सप्लाई, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स जो हमारी मनी सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। इसमें कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से। सेंट्रल बैंक्स हमारे हैं जो हमारी मनी सप्लाई को अफेक्ट करते, भैया यही तो मनी सप्लाई कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स हैं, कितने मतलब कमर्शियल बैंक्स में मेजर रोल प्ले करते हैं करेंसी, मतलब जो हमारा सप्लाई ऑफ मनी है उसके में। हमारी गवर्नमेंट हो गई, हमारी बैंकिंग हैबिट्स होगी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन हो गई, यानी कि जो हमारी करेंसी है वो कितने स्पीड से हमारा जो उसका सर्कुलेशन है वो हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, यानी कि जो हमारा व्यापार चल रहा है वो सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि बैंकों में कितने लोगों ने कितना पैसा जमा करवाया, उस बेसिस पे भी हमारा जो मनी सप्लाई का जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हु सप्लाइज मनी, यानी कि मनी को कौन सप्लाई करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, हाउएवर कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक, यानी कि मनी जो हमारी करेंसी होती है, जो हमारी नोट्स होती है वो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारी इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा वो करेंसी इशू करता है, और जो कॉइन्स होते हैं वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स हमारा क्या कहलाता है। मनी क्रिएशन इज अ प्रोसेस इन विच अ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स टोटल डिपॉजिट्स मैनी टाइम्स इन द इनिशियल डिपॉजिट्स, यानी कि जो हमारा मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है जिसमें हमारा जो कमर्शियल बैंक वो क्या करता है, क्रिएट्स टोटल डिपॉजिट्स, यानी कि वो टोटल डिपॉजिट्स को क्रिएट करता है कई बार इन द इनिशियल डिपॉजिट्स। कैसे करता है, द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट मनी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, यानी कि जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो मनी को कैसे क्रिएट कर रहा है उस पर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है हमारा अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट, उसका क्या अमाउंट है वो डिपेंड करेगा उस पर। सेकेंड है हमारा एलआरआर। एलआरआर क्या कहते हैं, हमारा लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो और जो हमारा अमाउंट ऑफ इनिशियल फ्रेश डिपॉजिट्स है, इसके ये दो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारा अफेक्ट कर सकते हैं कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स वो क्रिएट मनी क्रिएशन में। अब यहाँ पे हमारे दो टॉपिक्स आ जाते हैं छोटे छोटे से, जो मनी मल्टीप्लायर होता है, कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में देख सकते हैं आपके एग्जाम में। मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/LRR मनी क्रिएशन, यानी कि अगर आप केवल इसको LRR भी लिख सकते हैं तो भी ठीक है। यहाँ पे हमारा मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया, मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स 1/LRR, हमारा क्या हो गया, ये हमारा मनी मल्टीप्लायर हो गया। टोटल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, हमारे इनिशियल डिपॉजिट्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे मनी मल्टीप्लायर से तो हमारे टोटल डिपॉजिट्स निकल के आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं हमारा सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक के बारे में हमारा क्या कहता है, अ सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक। सेंट्रल बैंक हमारा क्या होता है, एक एपेक्स बैंक होता है इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री, यानी कि कंट्री के बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है उसमें एपेक्स यानी कि सबसे सुपीरियर जो होता है वो हमारा सेंट्रल बैंक होता है। इट सुपरवाइजर्स कंट्रोल
इट सुपरवाइजेस, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स, यानी क्या क्या करता है, सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड एक्ट्स एज अ बैंकर्स टू देम, यानी कि जो हमारे कमर्शियल बैंक है उनका बैंक कौन है, हमारा आरबीआई, और वो क्या करता है, इन जो हमारे कमर्शियल बैंक इनको रेगुलेट करता है, इनके लिए रूल्स बनाता है, इनके लिए रेगुलेशंस बनाता है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है यहाँ पे। आरबीआई जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का सेंट्रल बैंक ऑफ कौन है, आरबीआई हो गया। फंक्शंस ऑफ आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक क्या कर सकते हैं, मोनोपोली ऑफ नोट इशू और बैंक इशू आप कह सकते हैं, यानी कि जो इंडिया में क्या नाम से नोट कौन इशू कर सकता है, केवल हमारा आरबीआई करता है, हमारा सेंट्रल बैंक करता है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का बैंकर कौन है, आरबीआई हुआ हमारा। बैंकर्स बैंक, यानी जो बैंक होते हैं उनका भी बैंक कौन है, आरबीआई हुआ हमारा। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट को कौन कंट्रोल करता है, हमारा आरबीआई करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसी के अंडर में मॉनेटरी मैनेजमेंट। मॉनेटरी मैनेजमेंट क्या कहता है, इट मीन्स टू रेगुलेट मनी एंड क्रेडिट इन सच अ वे दैट इट मे सेटिस्फैक्टरीली मीट द डिमांड फॉर मनी नीडेड फॉर ट्रेड, बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि मॉनेटरी मैनेजमेंट, मॉनेटरी जैसा नाम वैसा काम, आप कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे उसके नाम पर जाया करो। मॉनेटरी मैनेजमेंट यानी कि जो हमारी मॉनेटरी है उसका मैनेजमेंट यहाँ पर है, तो जो मनी को ऐसे रेगुलेट करना, ऐसे मैनेज करना कि जहाँ पे जितनी हमारी ज़रूरत हो, किस में, ट्रेड में, बिजनेस में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जितना भी हमारा मनी का डिमांड हो वो चीज़ें हमारी सेटिस्फाई हो जाएं या फिर फुलफिल हो जाएं। मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या होते हैं हमारे मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल के जो हमारे मेथड्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव, यानी क्वांटिटेटिव होते हैं हमारे, क्वालिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या कहते हैं हमारे, कंट्रोलिंग द एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई कितना होगा, एक्सटेंट को, उसके एक्सटेंट को कंट्रोल करते हैं। जबकि हमारे जो क्वालिटेटिव होते हैं वो हमारे परसुएशन के बारे में बात करते हैं, पॉलिसी मेजर में आ जाता है हमारे इसके अंदर। दीज आर, ये सारे क्या जो हमारे जो कंट्रोल्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं हमारे, सबसे पहला हमारा आगे कैश रिजर्व रेशियो, CRR, ये क्या होता है, दिस रिफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विच दे मस्ट कीप एज कैश रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक, यानी कि CRR हमारा वो रिजर्व रेशियो का जो रिजर्व होता है, रिजर्व का रेशियो होता है, सॉरी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेफ्ट राइट हो गया। कैश रिजर्व रेशियो हमारा वो रिजर्व रेशियो होता है जो हमारे जो कमर्शियल बैंक है उनको कैश के रूप में कुछ पैसा जो हमारा आरबीआई है उसके साथ रखना पड़ता है, कि कल को मान लीजिए आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया तो आपके जो कस्टमर्स हैं उनको आप कुछ तो दे पाओगे, रादर देन जीरो मतलब कुछ तो दे पाओगे, कुछ 1 ही दे दो, 2 दे दो, मतलब जीरो नहीं रहेगा आपके पास, कुछ ना कुछ कैश के रिजर्व में पड़ा रहेगा आपके पास, सेंट्रल बैंक के पास पैसा आपका ही रहेगा बट आपके पास नहीं रहेगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR क्या कहता है, दिस रिफर्स टू लिक्विड एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विच दे मस्ट मेंटेन ऑन डेली बेसिस एज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स, यानी कि हमारे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको कुछ लिक्विड एसेट्स, यानी कि लिक्विड एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही ईजिली हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईजिली कन्वर्टेबल होते हैं और ईजिली एक्सेप्टेबल होते हैं, हमारे जो अभी हमने पढ़ा था। तो लिक्विड एसेट्स को कमर्शियल बैंक के पास रखना पड़ता है कुछ रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स, यानी कि जितने भी हमारे बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स हैं उसका कुछ रेशियो, कुछ परसेंटेज हमारे जो कमर्शियल बैंक है उनको रखना पड़ता है, किसके रूप में, हमारे लिक्विड एसेट्स के रूप में। वही है कि मतलब कंज्यूमर की सेफ्टी की बेसिस पे। थर्ड वन इज हमारा रेपो रेट। रेपो रेट हमारा क्या कहता है, इट इज़ द रेट एट विच the central bank gives short period loan to the commercial bank against security pledged for them for the loan, यानी कि रेपो रेट क्या है, इट इज़ द रेट, एक ऐसा रेट है एट विच सेंट्रल बैंक गिव शॉर्ट पीरियड लोन, यानी कि एक रेपो रेट ऐसा रेट होता है जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो हमारे जो कमर्शियल बैंक उनको लोन देता है अगेंस्ट सिक्योरिटी प्लेज्ड, यानी कि कुछ सिक्योरिटी हमारे जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो प्लेज करते हैं, उनको क्या मिलता है, लोन मिल जाता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, यानी कि ऐसा नहीं है कि आरबीआई के पास पैसा ही पैसा है, वो केवल लोन दे ही रहा है, वो कभी कभी उसको लोन लेना पड़ जाता है, तो जब वो लोन लेता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट पे करना पड़ता है, और जब वो लोन देता है तो उसको रेपो रेट मिलता है, रिसीव होता है। बैंक रेट क्या होता है हमारा,
इट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पीरियड लोन टू द कमर्शियल बैंक विद आउट एनी सिक्योरिटी टू कोप विद द इमीडिएट कैश क्रंच। यानी कि इमीडिएट कैश क्रंच यानी कि कोई रिक्वायरमेंट हो गई कैश की, तो उसको पूरा फुलफिल करने के लिए बिना किसी सिक्योरिटी के जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई, वो हमारे कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। और वो जो लोन होते हैं वो हमारे लॉन्ग पीरियड लोन होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म लोन आप कह सकते हैं उसको। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है हमारी? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर द लोन एंड द अमाउंट ऑफ लोन ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक। यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट वो होती हैं जो हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं जो हमने ऑफ़र करी है लोन्स के लिए, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू जो हमने सिक्योरिटीज़ जो हमने ऑफ़र करी लोन के लिए उसकी जो मार्केट वैल्यू है किसके अगेंस्ट में? अमाउंट ऑफ द लोन ऑफर्ड बाय देम। तो इसी के बीच में जो डिफरेंस आता है वो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। लास्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे? ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक। यानी कि जब सेंट्रल बैंक हमारे जो सिक्योरिटीज होती है उनको ओपन मार्केट में खरीदती है या फिर बेचती है, उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NCS एंड द सेंट्रल बैंक सोक्स लिक्विडिटी कैश फ्रॉम द इकोनॉमी। यानी कि सेंट्रल बैंक क्या करती है? हमारा लिक्विडिटी जो कैश है उसको अपने पास रख लेती है, सोक कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। एंड बाय बाइंग द सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक लेसेस द लिक्विडिटी। यानी कि जब सेल कर रही है तो क्या कर रही है? सिक्योरिटीज दे दे रही है और कैश को अपने पास रख ले रही है। तो इससे क्या होता है? जो हमारी लिक्विडिटी है मार्केट में वो कम हो जाती है। और जब वही सिक्योरिटीज को बेच रही होती है तो मतलब सिक्योरिटीज गई, पैसा आया, उससे क्या हुआ? लिक्विडिटी कम हुई। और जब खरीद रही है तो पैसा गया, सिक्योरिटीज आई, तो क्या हुआ? लिक्विडिटी हमारी मार्केट में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग वो हो जाता है ख़त्म। बहुत ही शॉर्ट पीरियड यानी कि मुश्किल से 20 या 21 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अदर वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो अदर सब्जेक्ट्स हमारे बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके भी जो वन शॉट रिविजन्स है वो भी अपलोड हो रहे हैं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और शेयर कर दीजिए अपने जितने भी दोस्त हैं उन सब के साथ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।